हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट सिस्टम एंड देयर सोशल कंसर्न। हमको इस चैप्टर में द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमको समझना है इस चैप्टर में। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पावर सेंट्रलाइज नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के पास ही पूरी पावर, जैसे यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पूरी पावर नहीं है। तो हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है, पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्टेट को भी दिया गया है। ठीक है, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, इनिशियली ये दो स्टेज में डिवाइड था, फर्स्ट यूनियन देन स्टेट। नाउ आफ्टर सम टाइम इट इज़ ऑल्सो थर्ड टीयर, दैट इज लोकल बॉडीज़। तो हम देखते हैं 3 टीयर में इस पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। ठीक है, क्या ज़रूरत थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की? अगर पावर केवल यूनियन के पास होगा तो ये एक प्रकार की ऑटोक्रेसी हो जाएगी। ठीक है, स्टेट को पावर्स नहीं होगा तो वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होंगे, उनको डेवलपमेंट करने का अलग अलग सॉल्यूशन होगा। तो जब हम स्टेट्स को पावर देंगे तभी वो अपने लेवल पे डेवलपमेंट कर पाएंगे। सिमिलरली थर्ड लेवल की बात करें, विलेज लेवल की, जो हमारा थर्ड टीयर है, उसको भी हमने पावर दिया है ताकि विलेज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पर काम हो सके। ओके, सेकेंड पॉइंट में आते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर मिल रहा है हमारे कंट्री में, इस पावर में अलग अलग फंक्शन के लिए इनको अलग अलग अथॉरिटी को सेपरेट किया गया। जैसे फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ठीक है, तीनों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर इनेक्ट्स लॉज एंड फॉर्मुलेट पॉलिसी। ये क्या करता है कि ये लॉ बनाता है। ठीक है, अगर कंट्री में किसी भी प्रकार की कोई भी नई प्रॉब्लम्स आती है या फिर कोई पुरानी प्रॉब्लम चले आ रही है, हमको नया कुछ रूल्स लेके आना है, तो ये कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं। इसमें हमारे दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये उनका काम है, उनको डिस्कस करना, उनको वोटिंग करके पास करना और उसको एक्ट बनाना। ठीक है, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? इट इम्प्लीमेंट्स दिस लॉ। सो जो ये जो लॉ बनाया है इन्होंने, किसने? हमारे लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव में आते कौन है। जैसे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? जो वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जो बहुत क्लोज होते हैं, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं। दूसरे कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेसी, जैसे आईएएस आईपीएस, ये सब कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव हो गए। ये इनका काम क्या है? ये जो लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, थर्ड पिलर क्या है हमारा? जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? डिस्पेंस जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ। अब ये जो लॉ बना है, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमको, अगर किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होती है, या स्टेट को सेंटर से प्रॉब्लम होती है, सेंटर को स्टेट से प्रॉब्लम होती है, स्टेट को स्टेट से प्रॉब्लम होती है, किसी इंडिविजुअल को किसी से प्रॉब्लम होती है, तो वो कोर्ट में जाके, जुडिशरी में जाके अपने लिए डिमांड कर सकता है कि उसके लिए सही डिसीजन लो। तो इनका जुडिशरी का काम है, क्या काम है? हाँ, वो इन लॉ को चेक करेंगे वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसके हिसाब से ये इसको डिसीजन देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर एज एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या कहा, ये सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन इंडिया में ये पावर लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैंने क्या बताया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही मेंबर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? जो ये लेजिस्लेचर के जो आपके मेंबर हैं, एमपीज़ हैं, वही एग्जीक्यूटिव में भी बैठे हुए हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, ये जो पावर जो है सेपरेट
एग्जैक्टली सेपरेट नहीं है, ये भी क्या है, इंटरमिंगल ही है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की जब बात होती है, यानी कि पार्लियामेंट की बात हो रही है हमारी, तो इसमें दो हाउस है हमारे पास, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा को हम और क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। देखते हैं इसका मेंबर बनने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इन लोकसभा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स आर 552। इनका इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें ये डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन में टोटल 552 से ओनली 550 जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, इनमें 2 नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट शुड बी ग्रेटर देन 25 ईयर्स। और इसमें कितने प्रकार के सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन एंड बजट सेशन। इनका चेयरपर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर का इलेक्शन कौन करता है, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं एज ए स्पीकर, ठीक है। और इसको प्रोसीडिंग करने के लिए कितने मेंबर प्रेजेंस होने चाहिए, 1/10 ऑफ द टोटल, यानी कि 552 का 1/10 अगर मेंबर प्रेजेंट हैं तभी पार्लियामेंट प्रोसीड करेगी। अब आते हैं, दूसरा है हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा। राज्यसभा के टोटल मेंबर हो सकते हैं 250, जिसमें इलेक्टेड बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो होते हैं 238, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं 12। इसके लिए, इसका मेंबर बनने के लिए आपकी एज ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए। इसमें भी 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन एंड बजट सेशन। बजट सेशन इसमें 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर है चेयरपर्सन कौन होता है इसका, चेयरपर्सन इसका होता है वाइस प्रेसिडेंट, जो एक्स ऑफिशियो ही होता है इसका चेयरपर्सन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका भी प्रोसीडिंग होने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर्स, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ हैविंग 2 हाउसेस। हमने देखा कि हमारे यहाँ 2 हाउसेस हैं, कई कंट्री में 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। तो ये जो 2 हाउस बनाए गए हैं, इनका बनाने का कारण क्या है, हम एक ही हाउस से क्यों प्रोसीडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं डेमोक्रेसी है, तो क्यों नहीं हम केवल लोकसभा के मेंबर को ही मान के चल रहे हैं, हमने राज्यसभा क्यों बनाया, या हम राज्यसभा से ही क्यों नहीं चल रहे हैं, ठीक है। उसका कारण क्या देखते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर एक्सपर्टीज़। तो जैसे लोकसभा का, जैसे हम इलेक्शन जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एक इलिटरेट पर्सन भी इलेक्ट होके आ सकता है, एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, ठीक है। तो जनरली लोकसभा में ऐसे ही लोग आते हैं, ठीक है, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा के मेंबर कौन इलेक्ट करता है, जो एमएलएज होते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी एमएलएज हैं वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो वो, ये इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्टली पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। हमने जिनको इलेक्ट किया एमएलएज को, वो इलेक्ट कर रही है इन राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। तो ये जो राज्यसभा के मेंबर जो हैं इनडायरेक्ट इलेक्टेड हैं, तो ये वेल क्वालिफाइड हो सकते हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज हो सकते हैं। जैसे किसी स्पोर्ट्स फील्ड में एक्सपर्टीज हो सकती है, म्यूजिक फील्ड में एक्सपर्टीज हो, सिनेमा फील्ड में एक्सपर्टीज हो सकते हैं, साइंटिस्ट की फील्ड में एक्सपर्टीज होते हैं। तो इसके हेल्प से हमको क्या मिलेगा, कोई भी डिसीजन लेने में, लॉजिकल डिसीजन लेने में आसानी होगी, ठीक है। एनी प्रोपोज लॉ इज डिबेटेड ट्वाइस बिफोर बीइंग इनेक्टेड। और दूसरा पॉइंट फ़ायदा क्या होगा, पहला तो एजुकेटेड लोग हमको मिल गए, ठीक है, उस फील्ड में एक्सपर्ट हमको मिल गए। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, कि कोई भी लॉ फॉर्मुलेट करने से पहले वो 2 बार डिबेट हो जाएगा। हमने क्या देखा कि सपोज़ कोई लॉ बनाना है, वो मान लो इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में,
लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद सबके पास जाएगा, मेंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, वो आपको रीड करेंगे, उसमें कुछ फ्लॉज होंगे उनको निकाला जाएगा, उनको डिस्कस किया जाएगा और उनका वे फॉरवर्ड किया जाएगा। फाइनली वोटिंग होता है, वोटिंग होने के बाद अगर वो मेजॉरिटी से पास हो गया तब यहाँ से जाएगा वो राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर होगा, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उस पर डिबेट होगा, फिर उस पर वोटिंग होगा। अगर वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है तब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए। तो ये जो बिल था अभी तक, जब तक ये लोकसभा राज्यसभा में घूमता है, इसे बिल कहते हैं। व्हेन इट मूव टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स सिग्नेचर इट बिकम्स अ एक्ट, तब ये जाके एक एक्ट या लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, तो ये 2 बार डिस्कशन हो गया, मतलब ये अच्छे से वेरीफाइड हो गया, क्लेरिफाई हो गया कि जो हम लॉ बनाना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट है, सही है। ठीक है, तो इसका थर्ड प्लेयर है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन हमारा कौन कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट का पावर क्या है। ऐसे तो हम देखते हैं डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास ही, क्योंकि वो इलेक्टेड पर्सन है, पीपल ने उसको इलेक्ट किया है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, एमपीज एमएलएस मिलके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। तो हमको देखना है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर ये है कि यही जो है अपॉइंटमेंट करता है किसका, जैसे पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कब करता है, जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी लेके आती है, या तो वो सिंगली मेजॉरिटी लेके आए केवल एक पार्टी से, या फिर कोलिशन गवर्नमेंट बना के मेजॉरिटी लेके आती है, तो प्रेसिडेंट जी होता है जो उसके लीडर को कहता है कि आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, पीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सेकंड, गवर्नर। हर स्टेट में एक गवर्नर होते हैं। गवर्नर कौन होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। ये एक्चुअली में एक सेंटर का एजेंट होता है, जो स्टेट की किसी भी कुछ भी गलत हो रहा है तो वो सेंटर को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। ठीक है, एक गवर्नर एक प्रेसिडेंट जैसा पूरा यूनियन के लिए है, उसी प्रकार से एक गवर्नर पूरे स्टेट के लिए होता है। ठीक है, फिर है अपॉइंटमेंट किसका करता है, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी अपॉइंटमेंट करता है। तो ये सब क्या हो गया, इसके एग्जीक्यूटिव पावर हो गए। ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर भी जो बनाए जाते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, टेक्सटाइल मिनिस्टर हो गया, तो इन ये भी जो बन रहे हैं इनका भी इलेक्शन प्रेसिडेंट ही करता है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सेकंड पावर देखते हैं, मिलिट्री पावर। तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम होता है हमारे तीनों मिलिट्री पावर के। ठीक है, कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। दूसरा, डिक्लेयर वार और पीस। प्रेसिडेंट ही है जो वार का डिक्लेरेशन करता है और पीस का डिक्लेरेशन करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जुडिशियल पावर है इसके पास। क्या जुडिशियल पावर है, ये पार्डन ग्रांट कर सकता है। मीन्स जैसे किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकता है, अगर ताकि उसकी सज़ा को कम किया जा सके या माफ़ किया जा सके। अगर प्रेसिडेंट समझता है कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा दे दी गई है या गलती से दे दी गई, तो वो उसकी सज़ा को कम कर सकता है, उस सज़ा के नेचर को बदल सकता है। जैसे फांसी की सज़ा दी गई तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है, और क्या कर सकता है, या तो उसको माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, ये पावर है जुडिशियल पावर। और ये क्या कर सकता है जुडिशियल, सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और ये एडवाइस कहाँ से लेता है, सुप्रीम कोर्ट से। ये सब करने में किसकी एडवाइस लेता है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेता है। फोर्थ पावर देखते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, समन प्रोरोग सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द सेशन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को
चालू करने में या उसको भंग करने के लिए, प्रोरोक करने के लिए यही समन करता है। डिफाइन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। promulgate ordinance and give assent to laws। promulgate ordinance, कई बार हमने देखा है कि कोई भी बिल जो है वो एक्ट बनने के लिए कई बार डिस्कशन लोकसभा राज्यसभा में नहीं होता है, वो अचानक क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अचानक से नया नियम लॉ आ जाता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली बिना डिस्कशन के प्रेसिडेंट के साइन से भी ये एक प्रोविज़न है हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल पावर। क्या है फाइनेंशियल पावर? कि जो भी मनी बिल होता है, ठीक है, मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल को ये क्या कर सकता है? असेंट टू इंट्रोड्यूस मनी बिल और ग्रांट। ठीक है, ये मनी बिल को असेंट करेगा। ठीक है। फिर है दूसरा है कंट्रोल कंटीजेंसी फंड। जो भी गवर्नमेंट की जो फंड होती है वो उसको कंट्रोल कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सिक्स्थ पावर है इसका इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉलोइंग आउटब्रेक ऑफ वॉर। कभी मान लो किसी का वॉर हो गया, कोई कंट्री हमारे पर अटैक कर दिया, तो वॉर की जो घोषणा करेगा कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी हो गया तो इसका डिक्लेरेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। फिर है डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स। किसी स्टेट में मान लो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, सिविल वार होने वाला है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, या किसी वजह से कम्युनल राइट्स हो गया, तो वहाँ पे सेंटर का पावर लगाने के लिए, वहाँ आर्म्ड फोर्स भेजने के लिए वो क्या घोषित कर देगा? इमरजेंसी। इमरजेंसी कब लगती है? जब सेंटर को ये लगे कि स्टेट के अंडर में अब उनके बस में नहीं है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है? वहाँ पे इमरजेंसी रूल लगा देती है। ठीक है। फिर डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जैसे अगर मार्केट पूरा डाउन हो गया, ठीक है, पूरा कोलैप्स कर गया, तो वहाँ पे क्या होगा? इमरजेंसी डिक्लेयर, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पार्लियामेंट पावर एंड फंक्शन। ये तो हमने प्रेसिडेंट के पावर देखा। अब पार्लियामेंट का क्या पावर है? पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसका क्या क्या काम है? लेजिस्लेटिव फंक्शन मीन्स मेक और चेंज लॉज, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट का ही काम है कुछ भी नया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, नए लॉ बनाना, या फिर पुराने लॉ में अगर वो आउटडेटेड हो गया है, वो पुराना हो गया है, तो उसमें बदलाव करने के लिए चेंज भी कर सकता है, और उसी को हम बोलते हैं अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर जब भी बात होगी मतलब मनी की बात हो रही है। फाइनेंशियल पावर क्या है? अप्रूविंग द बजट। जो बजट हमने 3 सेशन में पढ़े हैं, 3 टाइप के बजट होते हैं, उनको कौन अप्रूव करता है? पार्लियामेंट अप्रूव करता है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है? कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, डिबेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी एंड फंक्शन, एंड डिलिबरेटिंग ऑन देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करता है कौन? पार्लियामेंट। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टोटली सेपरेटेड नहीं हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव जो है इनकी कंट्रोल में ही होता है। लास्ट है फोर्थ है इलेक्टोरल फंक्शन, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन मैंने क्या बताया? जितने भी एमएलएस एमपीस होते हैं वो सब मिलकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्टली ही होता है। ठीक है, एमपीस और एमएलएस ही करते हैं। फिफ्थ वन इज मिसलेनियस पावर, कंडक्ट एन इंक्वायरी टू रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन द पोस्ट। सेकेंड, अप्रूव द इम्पोजिशन ऑफ एन इमरजेंसी। ठीक है, तो मिसलेनियस पावर में देखते हैं कि किसी भी चीफ अथॉरिटी, जैसे चीफ जस्टिस हो गया, जज हो गए, ठीक है,
या प्रेसिडेंट हो गया, उनको रिमूव करना है, ठीक है, तो ये कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगी, ठीक है। उसका अलग लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। अनदर लास्ट वर्क क्या है इसका? अप्रूव द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी जो लग रही है, एक्चुअली में देखा जाए तो यूनियन का हेड कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी काम किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वैलिड होता है। तो डिसीजन भले प्राइम मिनिस्टर का होगा, तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही या तो एक्ट बनेगा या फिर वो नया रूल्स बनेगा। तो जैसे इमरजेंसी का भी डिक्लेरेशन करना है तो प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर्स होता है और क्या फंक्शन होता है? पहला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियोज एंड फंक्शन टू मिनिस्टर। तो उसके जो भी मिनिस्टर हैं उनको अलग अलग वो पोर्टफोलियो देगा। टेक्सटाइल मिनिस्टर किसी को बनाना है, किसी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाना है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पावर देता है। सेकेंड है प्रिसाइडेड ओवर कैबिनेट मीटिंग। जब भी कैबिनेट, उसकी जो कैबिनेट उन्होंने बनाया उसकी जब भी मीटिंग होगी वो उसका क्या होगा? हेड होगा। फिर है एक्स ऑफिसियो हेड ऑफ नीति आयोग। जो नीति आयोग है, ठीक है, जो यानी कि जो पहले जिसको हम क्या कहते थे, वो पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, अब उसका नाम इन्होंने कर दिया नीति आयोग। इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है। कोऑर्डिनेट एंड गाइड पॉलिसीज ऑफ मिनिस्टर एंड देयर डिपार्टमेंट। जो भी मिनिस्टर होंगे उनको ये कोऑर्डिनेट करेगा, गाइड करेगा कि उनको उनके डिपार्टमेंट में क्या करना है, कैसे करना है। सेलेक्टिंग मिनिस्टर फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए भी यही मिनिस्टर को सेलेक्ट करेगा किसको मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ठीक है। नाउ कम टू यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखते हैं अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनका इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मिनिमम एज प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स, याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट है इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। कैसे इलेक्शन होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। जैसा मैंने बार बार बोला, इनडायरेक्ट मेथड होता है क्योंकि कॉमन पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती इसके इलेक्शन के लिए हमारे कंट्री में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है इसमें, ठीक है, और जिसको हम बाद में पढ़ेंगे उसका क्या प्रोसीजर होता है। बस आप ये याद रखिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इनमें कौन पार्टिसिपेट करता है? बोथ द मेंबर ऑफ हाउसेस एंड स्टेट लेजिस्लेटर, यानी कि पूरे एमपीज जो हो गए और एमएलएस जो हो गए। अब वहीं वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? पार्लियामेंट इन द लोकसभा, ठीक है, केवल लोकसभा के मेंबर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट आफ्टर सिक्योरिंग मेजोरिटी। जब ये इलेक्शन में मेजोरिटी पा जाते हैं, इनके पास ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं, सपोर्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो प्रेसिडेंट को इनवाइट करता है कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर देखते हैं क्या होती है तीनों की कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ वन, अदर क्वालिफिकेशन। और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अदर देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। एक लोकसभा का मेंबर होने का क्वालिफाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। कौन? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए? एक राज्यसभा का मेंबर क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए राज्यसभा का मेंबर। और प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स बाय मेजोरिटी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको लोकसभा में मेजोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 552 सीट्स हैं, उसमें कम से कम हाफ से ज़्यादा आपकी मेंबर्स होने चाहिए, आपके पार्टी के मेंबर्स, या कोalition गवर्नमेंट बना रहे हो दोनों मिला के उतने होने चाहिए।
ओथ, इनको ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट। टेन्योर इन ऑफिस, कितने साल का इनका टर्म होता है? प्रेसिडेंट का होता है 5 ईयर्स का, वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है 5 ईयर्स का, और प्राइम मिनिस्टर का टिल द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो जनरली 5 ईयर्स ही मान के चलिए, लेकिन अगर उससे पहले इनकी मेजॉरिटी टूट जाती है तो सरकार जैसे गिर जाती है, हमने देखा है कई बार, तो वहाँ पे भी इनका डिसोल्यूशन हो सकता है। तो इनका टेन्योर फिक्स नहीं भी है भी और नहीं भी है, ठीक है। देन मेथड ऑफ रिमूवल, इनको रिमूव करने के लिए, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट के लिए क्या है? इम्पीचमेंट वोट बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से वोटिंग होना चाहिए। अगर ये इतने लोग वोट कर देते हैं तो लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ भी अगर वोटिंग हो जाती है तब जाके इनका इम्पीचमेंट होगा। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इन राज्यसभा एंड इंडोर्स बाय द लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हमेशा लोकसभा ही इंडोर्स कर सकता है, ठीक है, और इसमें भी दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। फिर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। इफ़ नो मेजॉरिटी इन लोकसभा कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, अगर इन्होंने अपनी मेजॉरिटी खो दी है लोकसभा में तब इनको रिमूव किया जा सकता है। नाउ we will come to the third pillar our that is the judiciary. Principle of rule of law, everyone, rich or poor, women and men, elite or backward, are equal before the eyes of law and are subject to the same law. तो जुडिशरी का कहना है कि इनके सामने अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, मेन हो, वुमेन हो, किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, ये सबको इक्वली नज़र से देखता है, सबके लिए बराबर है, ठीक है। हमको पता है सबसे जुडिशरी में सबसे हायर कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे नीचे होता है हाई कोर्ट होता है, उससे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। इट्स वर्डिक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी किसी भी केस के बारे में डिसीजन दे दिया वो बाकी कोर्ट जो होंगे, उसके लोअर कोर्ट जो होंगे, सारे उसको फॉलो करेंगे। इट कैन ट्रांसफ़र जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, और इसका क्या काम है? ये अलग अलग स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जज का ये ट्रांसफ़र कर सकता है। इट कैन कॉल अप एनी सूट बीइंग हर्ड इन लोअर कोर्ट, तो अगर सपोज किसी इससे लोअर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में सॉरी किसी भी प्रकार का केस चल रहा है, वो इसको सुप्रीम कोर्ट अब इसको डायरेक्टली अपने अंडर ले सकता है, खुद जजमेंट सुना सकता है। इट कैन ट्रांसफ़र अ केस बीइंग हर्ड इन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, सपोज कोई केस अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, वो चाहे तो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है कोलकाता हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ इज हियर अपील ऑफ सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सूट्स ऑन वर्डिक्ट गिवन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि इसके नीचे के जो भी कोर्ट हैं, अगर उन्होंने किसी भी चीज़ में कोई डिसीजन दिया हुआ है तो उसको चेंज के लिए सुप्रीम कोर्ट उसको एक बार रिव्यू कर सकता है, देख सकता है कि उसमें सही उन्होंने डिसीजन दिया है या नहीं दिया है। फिर है सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन स्टेट, ठीक है। तो अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डिबेट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको चेक करेगा कि इसमें सेंटर का ज़्यादा रोल है या स्टेट का ज़्यादा रोल है, या किसी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से किसी वजह से लड़ाई, जैसे हमने कई बार देखा है साउथ इंडिया में कावेरी रिवर के वाटर को लेकर कई बार तमिलनाडु और अदर स्टेट में, हैदराबाद में इनका जो बार बार क्या होता है, लड़ाई होता है। तो इसका भी कौन डिसीजन देता है? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। अब आते हैं हाई कोर्ट में। इट कैन हियर अपील ऑन वर्डिक्ट्स ऑफ लोअर कोर्ट,
ये भी क्या है, अपने से लोअर कोर्ट वाले का वर्डिक्ट सुन सकता है, मतलब जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है, अगर कोई व्यक्ति उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इट कैन फिल रिट फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई इसका हनन करता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इट कैन सेटल केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कौन देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट कैन हियर केसेस फील्ड इन द डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो भी केसेस होंगे उसको कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा। इट कैन हियर अपील ऑन वर्डिक्ट्स ऑफ लोअर कोर्ट। इससे लोअर कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो भी अपील्स होते हैं उनको ये वर्डिक्ट कर सकता है। इट पासिस वर्डिक्ट्स ऑन ग्रेव क्रिमिनल केसेस। अगर कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस है तो वो इसको पास करेगा कहाँ, हाई कोर्ट में पास करेगा। सिमिलरली लास्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, इट कैन हियर सिविल एंड क्रिमिनल सूट्स। ये दोनों सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों सुनता है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन भी एक क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। ठीक है, इलेक्शन करवाने का कोई चार्ज नहीं लेना है किसी से। ठीक है, और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए इलेक्शन। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है, एक हेड होता है इलेक्शन कमीशन में, सबसे जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और इससे सबऑर्डिनेट में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, अब इसके अलावा स्टेट में अलग इलेक्शन कमीशन होता है, जिससे हम बोलते हैं हर स्टेट में अलग अलग होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो लोकल इलेक्शन होते हैं, जैसे म्यूनिसिपालिटी का इलेक्शन हो गया, विलेज में जो सरपंच का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, उसके इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, इसका फंक्शंस क्या है देखते हैं। वोटर एजुकेशन, ठीक है, लोगों को वोटिंग के बारे में जानकारी देना। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्ट बनाना कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन किस एरिया में पार्टिसिपेट करेगा, कौन एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका इलेक्शन वो क्वालिफाइड हैं या नहीं, उनको मान्यता देनी है या नहीं, कौन करेगा उसका, इलेक्शन कमीशन। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, जो उनको सिंबल मिलता है वो भी इलेक्शन कमीशन ही देता है, ऑप्शन देता है बहुत सारे, उसमें से जो भी पार्टी जो सिंबल लेना चाहती है वो ले सकती है। नेक्स्ट है मेकिंग अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग पोल्स, जो भी इलेक्शन होते हैं, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, उनको भी यही कंडक्ट करवाएगा, उनका अरेंजमेंट यही करवाएंगे। प्रिपेयर ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, एक जब भी इलेक्शन होता है एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया जाता है। जैसे आप आपने देखा होगा कि एक सप्ताह 2 सप्ताह पहले आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जाके मीटिंग नहीं कर सकते हो, रैलीज नहीं कर सकते हो, आप कुछ लालच वाले वादे नहीं कर सकते हो, या आप धमकी नहीं दे सकते हो। तो इस प्रकार का जो भी एक रूल्स बनाए गए हैं उससे हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एडवाइजिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर है इंश्योरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ कैंडिडेट आर विद इन स्पेसिफाइड, और ये इनका और क्या ड्यूटी है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अगर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कैंपेनिंग के लिए, वो भी चेक करना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब उनको ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फिर है कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग बाय इलेक्शंस, तो ये क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्शन अगर फेयरली कंडक्ट नहीं हुआ है, कहीं पे मिसबिहेविंग हुआ है या फिर किसी प्रकार का धोखाधड़ी हुआ है, तो यहाँ पे ये इलेक्शन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं उस टाइम। फिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज।
सोशल चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, अ लीडिंग अथॉरिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 कॉन्सेप्ट आर woven into a heart of constitution: national unity, democracy and social change. Dr. Ambedkar said we must acknowledge two changes facing Indian society: inequality and casteism. डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा कि हमारे इंडिया में दो प्रकार की इनक्वालिटी है। पहला है कास्ट के बेस पे है, ठीक है, रिलीजन के बेस पे है, ठीक है। फिर अब आते हैं डीपीएसपी। आर्टिकल 37 हमारा जो है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो स्टेट के लिए दिए गए हैं कि स्टेट इनको फॉलो करेंगी। फिर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सोशल चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होता है? Law approved by President under Schedule 9 of Constitution cannot be overturned by any court of law, ठीक है। फिर है 44th Amendment 1976 abolishes right to property from fundamental। जैसे आपको पता होगा हमारे पास पहले राइट टू प्रॉपर्टी सेव करने का भी अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, जिसको हटा दिया गया।